Dear students and friends, I am Dr. Fakhruddin from Islamia Degree College Deoband as a head of the department आपके सामने अपना नया YouTube लेक्चर लेकर के आपके सामने आया हूँ। विद्यार्थियों, आज का मेरा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको वृद्धि और विकास का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, वृद्धि और विकास में अंतर के बारे में बताया था। आज मैं आपको वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, मेरा ये YouTube चैनल एजुकेशन मास्टर को जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक करे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो विद्यार्थियों, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का प्रारंभ मैं मनोवैज्ञानिक गेरिसन के एक कथन से करना चाहूँगा, जिसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि जिसमें उन्होंने कहा कि जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से इस बात को सिद्ध किया जा चुका है कि इन परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांत की अनुसरण करने की प्रवृत्ति निहित होती है। इन्हीं को विकास के सिद्धांत कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, विकास के सिद्धांत क्या हैं, ये आपके सामने स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सामने प्रस्तुत करूंगा। 10 विकास के सिद्धांत आपकी स्क्रीन पर आएंगे। देखिए, पहला सिद्धांत क्या कहता है। पहले सिद्धांत में बताया गया है कि आपकी यहाँ स्क्रीन पर है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। विद्यार्थियों, मानव विकास के 2 मूल तत्व हैं। एक है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम से तात्पर्य है कि बालक अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने नाना और नानी से जिन पैतृक गुणों को प्राप्त करता है उसको वंशानुक्रम कहते हैं। दूसरा शब्द है यहाँ पर वातावरण। वातावरण से तात्पर्य है बालक के स्वाभाविक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से होता है। अब इन दोनों की अंतःक्रिया बालक के विकास को और उसकी वृद्धि को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। वंशानुक्रम बालक की जन्मजात शक्तियों की ओर संकेत करता है और वातावरण बाह्य शक्तियों की ओर संकेत करता है। ये दोनों मिलकर के बालक की वृद्धि और विकास में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। तो विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि वृद्धि और विकास के बारे में, वृद्धि और विकास का पहला सिद्धांत वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले सिद्धांत की तरफ को चलते हैं, जिसका नाम है समानता का सिद्धांत। विद्यार्थियों, मानव विकास के इस सिद्धांत का मुख्य पहलू यह है कि विकास की प्रक्रिया में समानता देखी जाती है। ये समानताएं किस रूप में देखी जाती हैं, एक उदाहरण के माध्यम से आप देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी जाति, प्रजाति और समाज में रहने वाले व्यक्तियों में कुछ समानताएं देखी जाती हैं। जैसे सभी के सिर पर बाल होते हैं, सभी की 2 आंखें होती हैं, सभी के 2 कान होते हैं, 1 नाक होती है, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, हाथों में और पैरों में 5-5 उंगलियां होती हैं। ये मानव विकास के उस स्वरूप की ओर संकेत करता है जो इसको समानता का सिद्धांत कहते हैं। विद्यार्थियों, अगला सिद्धांत हमारे सामने आता है जिसको कहा गया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। एक तरफ जहां हम शारीरिक संरचना के आधार पर समानता की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी हमें शारीरिक संरचनाओं में दिखाई देती हैं। वो किस प्रकार से है, यहाँ पर भी एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि भिन्नताएं किस रूप में हमारे सामने आती हैं। आप देखिए, अगर आप साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया के लोगों के बाल देखेंगे तो वो घुंघराले और स्प्रिंग नुमा होते हैं। यूरोप महाद्वीप के लोगों के बाल देखेंगे तो वो हल्के और सुनहरे रंग के होते हैं, और भारतीय प्रायद्वीप के लोगों के बाल देखेंगे तो घने और काले होते हैं। इसी प्रकार से आँखों का रंग काला और कुछ लोगों के आँखों का रंग भूरा होता है। इसी प्रकार से त्वचा के रंग में भी हमें अंतर दिखाई देता है। तो कई तरह की शारीरिक संरचनाओं में अंतर हमें दिखाई देता है। तो वृद्धि और विकास का यह सिद्धांत बताता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ क्रियाओं में, कुछ गुणों में अंतर रखता है। यह केवल शारीरिक संरचना के आधार पर ही अंतर नहीं है, बल्कि मानसिक गुणों के आधार पर भी,
सामाजिक गुणों के आधार पर भी और संवेगात्मक गुणों के आधार पर भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्नता रखता है। इसी को व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत कहा जाता है। अगले सिद्धांत की तरफ को चलते हैं, जिसका नाम है परिवर्तन का सिद्धांत। परिवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत इस पॉइंट को या बिंदु को शामिल किया जाता है कि विकास के क्रम में बालकों में कुछ नवीन लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा कुछ लक्षण अपने आप ही स्वतः समाप्त होते चले जाते हैं। यहाँ पर भी एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। छोटा बच्चा जिसको आपने देखा होगा, अपने घर परिवार में देखा होगा, आपका भाई, भांजा या भतीजा जो अभी छोटा है, बिस्तर पर लेटा हुआ है, वह धीरे धीरे अपने आप अपने सिर को उठाना सीखता है, करवट बदलना सीखता है। कई बार वह पलंग से गिर भी जाता है। वह अपने आप उठने का, चलने का, घुटनों के बल चलने का प्रयास करता है। स्टूल, कुर्सी या पलंग को पकड़ करके खड़े होने का प्रयास करता है। उसको पकड़ करके धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करता है। फिर धीरे धीरे देखते हैं हम उसको, जैसे जैसे उसके अंदर परिपक्वता आती जाती है, वृद्धि होती है उसके अंदर, उसी प्रकार से वह बिना सहारे के भी खड़ा होना और चलना सीख लेता है। और जब वह 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, तो वह दौड़ना, भागना, इधर उधर उछल कूद करना, ये सब क्रियाएं को करना सीख लेता है। अब आप ये देखिए कि पहले जो क्रियाएं थी उन क्रियाओं को वह दोबारा नहीं दोहराता। अर्थात बालक जो है घुटनों के बल पहले चलता था, लेकिन बाद में वह अपने पैरों पर खड़ा होकर के चलना सीख लेता है। इस प्रकार से उसके अंदर कुछ लक्षण अपने आप ही विलुप्त हो जाते हैं और कुछ नए लक्षण उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि निरंतर बालकों के अंदर अनुभव का विस्तार होता रहता है। अनुभव बढ़ते रहते हैं। पहले कम अनुभव होते हैं, फिर धीरे 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 उसके अंदर अनुभव में वृद्धि होती चली जाती है। अगले सिद्धांत की तरफ को बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है। 5वां सिद्धांत, परिपक्वता एवं अधिगम का सिद्धांत। ये दोनों कंसेप्ट मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक परिपक्वता और दूसरा अधिगम। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि बच्चों को पढ़ाते समय, चाहे वह प्राइमरी स्कूल के बच्चे हों, चाहे वह अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चे हों, इंटर कॉलेज के बच्चे हों, आपको यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बालक को पढ़ाते समय, उसको शिक्षण कार्य देते समय उसके मानसिक स्तर का आपको ध्यान रखना है, उसके परिपक्वता स्तर को ध्यान रखना है और उसके आयु स्तर का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप अच्छी तरह से शिक्षण कार्य कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगला सिद्धांत जो बताता है वो यह है परिपक्वता एवं अधिगम का सिद्धांत। ये सिद्धांत आपको बताता है कि बिना परिपक्वता प्राप्त किए कोई भी बालक अधिगम को अर्जित नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि परिपक्वता एक जैविक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। इसको एक्वायर्ड किया जाता है। तो जब तक एक बालक उस परिपक्वता स्तर को प्राप्त नहीं करेगा जिस परिपक्वता स्तर में वह किसी विशेष क्रिया को सीखना चाहता हो, जब तक वह उस क्रिया को नहीं सीख सकता। जैसे 1 वर्ष का बालक साइकिल चलाना नहीं सीख सकता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। एक साल का बालक या 1.5 साल का बालक या 2 साल का ही बालक हो, आप अगर उसको टाइप राइटर में बिठा करके टाइप करने के लिए कहेंगे तो वह नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि जब तक उसके अंदर जैविक परिपक्वता नहीं आएगी, जब तक वह क्रिया को नहीं सीख सकता। विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि उदाहरण के माध्यम से आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले सिद्धांत की तरफ को बढ़ते हैं, जिसका नाम है विकास के निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत। विद्यार्थियों, विकास के निश्चित प्रतिमान के सिद्धांत के संबंध में एक कथन हर्लोक मनोवैज्ञानिक हर्लोक ने यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने बताया कि विकास के प्रतिमान में विकास की प्रक्रिया में कुछ निश्चित प्रतिमान निहित होते हैं। जाति, चाहे वह पशु जाति हो चाहे वह मानव जाति हो, एक निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करती है। पशुओं के अंदर अलग प्रकार का प्रतिमान विकसित होता है और मनुष्यों के अंदर अलग प्रकार का प्रतिमान विकसित होता है। मनुष्य कभी भी किसी भी
जानवर को जन्म नहीं दे सकता और जानवर किसी भी मनुष्य या किसी अन्य प्राणी को जन्म नहीं दे सकता। ये एक विकास का प्रक्रम है जो एक विशेष जाति, एक विशेष प्रजाति और एक विशेष समाज के अंदर चलता है। अगले सिद्धांत की तरफ को आते हैं जिसका नाम है निरंतरता का सिद्धांत। विद्यार्थियों, विकास क्रम के अंतर्गत हम देखते हैं कि विकास एक निरंतर और असतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें किसी भी क्षण कभी भी कोई भी रुकावट नहीं आती। स्किनर ने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि विकास प्रक्रियाओं के निरंतरता का सिद्धांतों के केवल इस तथ्य पर ज़्यादा बल डालता है कि परिवर्तन अचानक नहीं होते। व्यवहार में वृद्धि या विकास अचानक नहीं होते, ना ही व्यवहार में परिवर्तन अचानक होते हैं। ये धीरे धीरे होते हैं, क्रमिक रूप से होते हैं। और ये क्रमिक रूप में किस प्रकार से है, यह निरंतरता का सिद्धांत हमें बताता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जन्म से 3 वर्ष तक की जो अवधि होती है, इसमें बालक के अंदर सबसे अधिक वृद्धि और विकास देखा जाता है। उसके बाद जब बालक 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की अवधि में आता है तो उसके अंदर विकास, वृद्धि और विकास की दर कुछ कम हो जाती है। लेकिन अगले 3 वर्षों में अर्थात 6 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष की अवस्था में बालक के अंदर वृद्धि की दर पहली अवधि की अपेक्षा तेज गति से होती है। लेकिन जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक की जो अवधि में जो तीव्रता होती है, उतनी तीव्रता 6 से 9 वर्ष की अवधि में नहीं होती। जब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने इस चीज़ को सिद्ध किया है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि में बालक के अंदर वृद्धि और विकास होता है, लेकिन उसकी गति धीमी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, 12 वर्ष से लेकर के और 15 वर्ष तक की जो अवधि होती है, इसमें विकास की दर तीव्र होती है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से जन्म से लेकर के 3 वर्ष की अवधि में होती है। अब मनोवैज्ञानिकों का यहाँ पर ये कहना है उनका कि सबसे ज़्यादा वृद्धि जो होती है वो जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक की अवधि में होती है या 12 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की अवधि में होती है, जहाँ पर बालक के अंदर विभिन्न प्रकार के शारीरिक संरचनाओं में परिवर्तन देखे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये विकास क्रम के अंदर जो वृद्धि और विकास होता है यह निरंतर चलता रहता है। यहाँ पर केवल एक अंतर हमें दिखाई देता है कि वृद्धि तो कुछ समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। अगले सिद्धांत की तरफ को चलते हैं जो है 8वां सिद्धांत, परिमार्जितता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मॉडिफिकेशन। विद्यार्थियों, एक शिक्षक के लिए इस सिद्धांत को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वह इसलिए कि व्यवहार में परिमार्जन लाना ही संपूर्ण शिक्षा परिक्रम का उद्देश्य होता है। बालकों के व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन लाया जाएगा, यह हमें विभिन्न प्रकार के अधिगम के सिद्धांत बताते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात को जानना जरूरी है कि प्रयासों के द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा प्रदान की जा सकती है। जैसे स्किनर महोदय ने अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में शेपिंग बिहेवियर शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कबूतर के ऊपर प्रयोग करके कबूतर को वांछित दिशा देने का प्रयास किया, अर्थात उन्होंने सिखा करके बता दिया कि कबूतर को किस प्रकार से सिखाया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा की प्रक्रिया में बालकों को एक वांछित दिशा प्रदान की जा सकती है। उससे आगे बढ़ते हैं नए सिद्धांत की तरफ को, जो है 9वां सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत विद्यार्थियों हमें बताता है कि शरीर के विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय पाया जाता है। जैसे हाथों में समन्वय होता है, उंगलियों में समन्वय होता है, पैरों में समन्वय होता है, हमारे मस्तिष्क में समन्वय होता है, आंखों में समन्वय होता है। जब हम कोई क्रिया करते हैं तो हमारा संपूर्ण बॉडी क्रियाशील हो जाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से, कि हम देखते हैं कि छोटा शिशु जो बैठा हुआ है, 6 महीने का है, 7 महीने का है, 8 महीने का है, बैठा हुआ है और वह किसी सामने पड़ी हुई वस्तु, कोई खिलौना, कोई गाड़ी को उठाने का प्रयास करता है, तो वह अपनी पूरी बॉडी को इस तरह से कवर करने का प्रयास करता है। कभी कभी तो वह आगे की तरफ को गिर भी जाता है। ठीक है, अर्थात वह अपने बॉडी पार्ट्स में
समन्वय स्थापित नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसके अंदर वृद्धि होती है, वह वस्तुओं को पकड़ करके, यानी कि एक हाथ से ही या उंगलियों के माध्यम से ही वस्तु को पकड़ करके उसको प्रयोग करना सीख लेता है। एक और एग्जाम्पल इसके माध्यम से देना चाहूँगा तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। लगभग 8 माह का बच्चा या 9 माह का बच्चा जब उसको पेंसिल या पेन दिया जाता है तो वह पूरी मुट्ठी में इस प्रकार से उसको लेने का प्रयास करता है, ठीक है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, तो वह धीरे धीरे पेन को पूरे 5 उंगलियों से पकड़ने का प्रयास करता है। जब वो और बड़ा होता है और वह लिखना सीखना शुरू कर देता है तो 2 या 3 उंगलियों में पेन को या पेंसिल को पकड़ना सीखता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे बालकों के अंदर वृद्धि और परिपक्वता आती है, वैसे वैसे ही वह अपने शारीरिक अंगों में कंट्रोल करना और उनमें समन्वय करना सीख लेता है। विद्यार्थियों, अगले सिद्धांत की तरफ को चलते हैं, जिसका नाम है विकास के अनुक्रम का सिद्धांत। विद्यार्थियों, विकास के अनुक्रम का यह सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित है। वो मान्यताएं क्या हैं? मनोवैज्ञानिकों के यहाँ पर अलग अलग मत हैं कि विकास का अनुक्रम किस प्रकार से आगे बढ़ता है। यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना यह है कि बालक का विकास या उसके अंदर जो वृद्धि होती है वह शरीर सिर से पैरों की तरफ को होती है, यानी कि विकास का जो अनुक्रम है वो सिर से पैर की तरफ को होता है, जिसको उन्होंने कहा सिर पदाभिमुख सिद्धांत, यानी कि सिर से पैरों की तरफ, पदों की तरफ। इसको समझने का प्रयास कीजिए। उन्होंने एग्जाम्पल देकर के समझाने का प्रयास किया, मनोवैज्ञानिकों ने एग्जाम्पल देकर के समझाने का प्रयास किया कि बच्चा पहले सिर को उठाना सीखता है, फिर धड़ को उठाना सीखता है और फिर पैरों को उठा करके या पैरों के माध्यम से चलने का प्रयास करता है। अपना सिद्धांत, उनका अपना मत है, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरा सिद्धांत कहता है, जिसका नाम है समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत। समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत में इस बात को बताने का प्रयास किया गया कि बालक के अंदर जो वृद्धि होती है वह केंद्र से शुरू होती है और बाहर की तरफ को बढ़ती हुई चली जाती है। बाहर की तरफ किस रूप में? कि बालक के अंदर जो वृद्धि होती है या मांसपेशियों का विकास होता है, उसकी हड्डियों का विकास होता है, वो नाभि से चलता है, केंद्र से चलता है, ठीक है। और उसके अंदर मांसपेशियां बनती हैं, हड्डियां बनती हैं और बाद में स्किन का निर्माण होता है। उसको उन्होंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से एक फल में अंदर वृद्धि होती है कि पहले बीज बनता है, बीज के ऊपर फिर गुदा बनता है और गुदा के ऊपर फिर एक आवरण जिसको छिलका कहते हैं वो बनता है। इस प्रकार से विकास का एक निश्चित अनुक्रम निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांतों के माध्यम से ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि बालक का विकास का अनुक्रम क्या है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने 10 वृद्धि और विकास के सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जो मैंने आपके सामने सिद्धांत प्रस्तुत किए आपको समझ में आए होंगे। अगर आपने मेरे इस काम को, प्रयास को सराहा तो मेरे YouTube चैनल एजुकेशन मास्टर को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।